हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी ऐप द उज्जैन अकेडमी ऐप पर। आप हमने अभी बिजनेस स्टडीज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे, आई होप आपको याद होंगे और आई होप आप रिवाइज करके आए होंगे। सबसे पहले हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेफिनेशन समझी थी, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डिसीजन समझे थे, उसके बाद हमने उसके एम्स समझे थे, उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव समझे थे। तो ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमने उसके डिसीजंस करे थे, फैक्टर ऑफ एक्टिंग भी पढ़े थे कि डिविडेंड डिसीजन अगर उसे लेना है तो कौन कौन से फैक्टर ऑफ एक्टिंग होते हैं, जो अगर वो डिविडेंड ले रहा, अगर वो डिविडेंड उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिटेन करना है, तो कौन कौन से फैक्टर होंगे जो उसके इस डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही हमने फाइनेंसिंग के भी फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़े थे, हमने इन्वेस्टिंग के भी फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़े थे और हमने डिविडेंड के भी पढ़े थे, हमने एम्स पढ़े थे, हमने ऑब्जेक्टिव भी पढ़े थे और हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कांसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग कंटिन्यूअस बेसिस पे इसमें से क्वेश्चन जो है वो आपके आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी 2019 में भी इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में भी इसमें क्वेश्चन आया है, 2017 यानी कि लास्ट 5 इयर्स में इसमें से क्वेश्चंस जरूर आए हैं। अभी मैं आपको वो कर दूंगी, बेशक सेट थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, अदरवाइज हर ईयर में इसके जो क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपके जरूर बन ही रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मतलब होता है, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, ठीक है। टू फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है कि हमें कितने पैसे की जरूरत है, अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कितने पैसे की जरूरत है, सबसे पहले एस्टिमेट करना। टू एस्टिमेट फंड्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सिंपल सा मतलब क्या है कि हमें पहले ये देखना होगा कि हमारे पास हमें कितने पैसों की जरूरत है, हमें कितने फंड्स की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके आगे हम देखते हैं, इसमें आपकी काफी सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है। सबसे पहले इसमें लिखा है, इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फंड्स रिक्वायरमेंट, है ना, एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट। उसके बाद है आपका डिटरमाइनिंग द पॉसिबल सोर्सेज, और इसका तीसरा मतलब क्या होता है, टू determine various sources। कौन से सोर्सेज जहां से हम इन फंड्स को क्या कर सके, अरेंज कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको क्या याद रखना है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, उसके बाद फंड्स रिक्वायरमेंट, उसके बाद वेरियस रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये 3 वर्ड से मिलकर आपकी क्या बन जाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग बन जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है, हमें कितने फंड्स की जरूरत लगने वाली है, कितनी जरूरत होने वाली है, उसको पहले से ही एस्टिमेट कर लेना और उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हम आ जाते हैं इसको इरेज नहीं करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। सबसे पहला जो इसकी डेफिनेशन में वही इसके क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। जैसे पहला, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि अगर हमें किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कराना है तो उसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है या नहीं। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, मान लीजिए जैसे मुझे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो अगर मेरे पास फाइनेंशियल प्लानिंग में ये हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास 10 लाख रुपए है या नहीं। अगर है तो वेल डन, हम अपने जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डिटरमाइन वेरियस सोर्सेज, उसके बाद हम देखेंगे कि हम कहां से पैसे को अरेंज कर सकते हैं। दूसरा, इसकी डेफिनेशन में से ये सारी चीजें हैं। एस्टिमेशन ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी, ठीक है।
हमें ये देखना कि हम उस पैसे को कितने टाइम में अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है, कितने टाइम में हम उसको अवेलेबल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें कौन बताता है, ये सारी चीजें हमें फाइनेंशियल प्लानिंग बताती है कि हम उस पैसे को कितने टाइम में अरेंज कर सकते हैं, हमें उस पैसे को कितने टाइम तक यूज में रखना है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, टाइम अवेलेबिलिटी बताती है। थर्ड आ जाते हैं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद है वही इसकी डेफिनेशन में जो है, इसकी डेफिनेशन में टू डिटरमाइन वेरियस रिसोर्सेस। अरे भाई हम कहां से पैसा अरेंज कर सकते हैं, हम कहां से पैसा अरेंज कर सकते हैं, उन सबको डिटरमाइन करने का काम भी किसका होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग का होता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स की जगह आप इसके फंक्शंस भी लिख सकते हो। अगर पेपर में आ जाएगा कोई भी फंक्शंस लिखो तो फंक्शन से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट में है टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हम ये देखते हैं कि जो पैसे हमने अरेंज किए हैं उसका कहीं पे भी वेस्टेज, उसकी जो है वो वेस्टेज ना हो जाए, यानी कि हम उसे कहीं गलत एक्टिविटी में इन्वेस्ट ना करते जहां से हमारा मनचाहा आउटपुट हमें ना मिल रहा हो। तो अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हमारे लिए क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का। नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्टेज ऑफ फंड्स। इसमें क्या है, इसमें ये है कि हम ये इंश्योर करते हैं टू इंश्योर दैट द फर्म के पास जो है शॉर्टेज ऑफ फंड्स ना हो, यानी कि पैसों की, अगर हमें 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है तो हमें 10 लाख रुपए ही हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आता लास्ट टाइम हमें पता चला कि हमारे पास तो 8 लाख रुपए ही है, तो हमें क्या देखना होता है कि कहीं हमारे प्रोजेक्ट में शॉर्टेज ऑफ फंड्स ना पड़ जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना भी किसका काम है, हमारा काम। दूसरा सरप्लस ऑफ फंड्स। अच्छा, आप मुझे बात बताओ, आपको जरूरत है सिर्फ 10 लाख रुपए की और आपने उधार लेके रख लिए 15 लाख, तो आप तो सिर्फ 10 लाख को ही यूटिलाइज कर पाओगे, आप सिर्फ 10 लाख को ही यूज कर पाओगे क्योंकि आपको जरूरत सिर्फ 10 लाख रुपए की थी। अब जो आपने 5 लाख रुपए जिससे जो एक्स्ट्रा उधार ले लिए है उसका आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो आपके लिए क्या हो सकता है, आपके लिए लॉस हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो अमाउंट है, हमने जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज किया है, हमने जो अरेंजमेंट किया है उससे सरप्लस ना हो जाए। सरप्लस का मतलब होता है उससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस। अरे भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो नेक्स्ट आ जाता है इसकी इंपॉर्टेंस। आपको मैं टाइम नहीं दे रही हूँ लिखने का, आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो डिटेल है, इसकी डिटेल इट्स नोट्स में पूरे अच्छे से लिखे हुए हैं। ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। ये सारे नोट्स आपको, ये सारे जो पॉइंट्स है ये डीप में मैंने आपको समझा दिए, आपको लिखे हुए इसके अंदर मिलेंगे, क्योंकि हमको कोर्स 30 डेज में कवर करना है। तो मैं आपको लिख के नहीं बता रही, बट मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा, सबसे पहले वही जो था हमारा सेम एज इट इज है, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सेम है, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है पॉइंट, मैंने आपको अभी भी समझाया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फंड्स। यानी कि अभी मैंने आपको ये पॉइंट समझाया है, तो हम इसको वेस्ट नहीं करते टाइम को। उसके बाद it provides policy and procedure for sound administration of finance function, ठीक है। for गुड एडमिनिस्ट्रेशन लिख लेते हैं, गुड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है जहां हम प्लान करते हैं, जहां पर हम अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, जहां पर हम अपने प्रोसीजर्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम प्लानिंग। तो यहाँ पर हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमें बताएगी कि हमें कौन कौन सी पॉलिसीज चलनी है, हमारे पास जो अवेलेबल फंड्स हैं उसमें हमें कौन कौन सी पॉलिसीज अप्लाई करनी है, कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। तो ये क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग की। आपको पता है कि अगर हम किसी भी चीज के अंदर अपनी कोई पॉलिसी नहीं रखेंगे, है ना, तो वहां पर हमारा जो टारगेट होता है वो हमें कभी भी अचीव नहीं हो पाता। हमें पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स तो अपनाने पड़ते ही हैं, ठीक है, किसी भी चीज को रिजल्ट लेने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं it balances between inflow and outflow। अच्छा देखो, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या? सिंपल सा मीनिंग है फंड्स का आना और फंड्स का जाना। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो हमें इस चीज में इंश्योर करती है कि कहीं हमारा आउटपुट ज्यादा ना, हमारा जो आउटफ्लो ऑफ कैश है, यहाँ पर जो हमारा आउटफ्लो या फिर इनफ्लो ऑफ कैश जो है वो ज्यादा या कम ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारा इनफ्लो जो है वो कम रह गया, या फिर हमारा आउटफ्लो जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। तो इस चीज की भी जो ध्यान रखने की, जो डिटरमाइन करने के जो काम होता है, बैलेंस रखने का जो काम होता है, वो किसका होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग का होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज it provides basis for financial control। बिल्कुल ये ऊपर जैसा पॉइंट ही आपका, जैसे हमें ये बताता है कि हमारा इनफ्लो कम तो नहीं हो रहा है या फिर हमारा आउटफ्लो ज्यादा तो नहीं हो रहा, तो ऐसे ही ये हमारी क्या करता है? फाइनेंशियल कंट्रोल को क्या करता है? बेस प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारा जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। यानी कि ये इंश्योर करता है कि हमारा जो फंड्स, यानी कि इट इंश्योर्स, या फिर यहाँ लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं, इट इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या देखता है? ये देखता है कि हमारे जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अच्छे से भली भांति प्रकार जो है वो यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये था हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, आप टेक योर टाइम और आप पॉज करके उसको नोट कर सकते हो, बार बार पॉज कर लेना उसको। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल सा मीनिंग है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है अ बॉडी। ठीक है, और कैपिटल का मतलब क्या होता है? जहां पर हमें पैसे, जो हम बिजनेस किसी भी नए प्रोजेक्ट के अंदर जो हम पैसे लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये हमें बताता है ये वाला कॉन्सेप्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा देखते हैं। It is the mixture of long term sources। क्या है? It is the mixture of long term sources। जैसे अभी आगे बताते हो, it is the ratio of long term sources में क्या क्या आता है? इक्विटी एंड डेब्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इट इज द रेशियो ऑफ द इक्विटी एंड डेब्ट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ, इट शोज द proportion of owners funds and liability, outsiders funds लिख देते हैं, outsiders
फाइव। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ये तो पता चल गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर, देखो कैपिटल हमेशा ना लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए यूज नहीं होता। जो कैपिटल होता है वो शॉर्ट टर्म, वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। तो जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट इज अ मिक्सचर ऑफ लॉन्ग टर्म और कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि हम यहाँ से ये सोच रहे हैं कि हम पैसा कहाँ से उधार लें। तो कहाँ से उधार कैसे लेते हैं, अगर मैं कैपिटल की बात करूँ सिर्फ 2 या 3 हमारे पास सोर्सेज होते हैं, या तो मैं इक्विटी से पैसा ले लूँ या फिर मैं डेब्ट से पैसा ले लूँ। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट। उसके बाद हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ, इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड, और डेब्ट का मतलब क्या होता है, डेब्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है आउटसाइडर्स फंड्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ डेप्थ और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ इक्विटी। अब आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है, ठीक है। एक मैं यहाँ पर ले रही हूँ कंट्रोल, एक मैं यहाँ पर ले रही हूँ कॉस्ट, और एक मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ठीक है, एक मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कॉस्ट हो गया, और एक मैं यहाँ पर ले लेती हूँ रिस्क। ठीक है, ये बात आपको मेरी बहुत ध्यान से समझनी है। ठीक है, सबसे पहला समझते हैं कंट्रोल। कंट्रोल किसके ऊपर, कंट्रोल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंट्रोल। अगर आप पैसा डेब्ट से लेते हो, अगर आप पैसा डेब्ट से लेते हो, क्या जो अगर आप डेटर, अगर आप अपने जो लाइबिलिटी जिन्होंने दी हुई है आपको, आपके जो क्रेडिटर्स है, अगर आप उनको टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहोगे ना डेब्ट्स को, तो वो आपके कंट्रोल में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते, कभी इंटरफेयर नहीं करते, यानी कि कंट्रोल इनके हाथ में नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो इक्विटी होते हैं, इक्विटी का मतलब ऑनर, ऑनर हमेशा, ऑनर का अपने बिजनेस के ऊपर कंट्रोल होता है या नहीं होता, होता है, तो यानी कि कंट्रोल इसमें होता है। कॉस्ट हमेशा याद रखना, जो डेप्थ होते हैं ना, इनकी कॉस्ट जो होती है वो हमेशा कम होती है, लेस कॉस्ट होती है। ठीक है, और इसकी कॉस्ट क्या होती है, मोर, इसकी कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ डेप्थ। डेप्थ से ज्यादा होती है किसकी कॉस्ट, इक्विटी वाले की कॉस्ट होती है। कैसे, देखो मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट में से मैं क्या करूंगी कि मैंने डेब्ट को एक फिक्स रेट है उनका, एक फिक्स रेट में मैंने उनको उनका इंटरेस्ट दे दिया। अब 10 लाख रुपए में से मान लीजिए 2 लाख रुपए जो थे वो मैंने डेब्ट का इंटरेस्ट दे दिया, अब मेरे पास 8 लाख रुपए बचे। अभी 8 लाख रुपए बचे किसके लिए, ये पूरे के पूरे 8 लाख रुपए बच गए ऑनर के लिए। तो इसलिए इनकी जो कॉस्ट होती है ना ऑनर्स की, वो इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को ज्यादा रिटर्न देनी पड़ती है और डेब्ट वालों को कम रिटर्न देनी पड़ती है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क। देखो रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क का सिंपल सा मीनिंग आ जाता है कंट्रोल पे, यानी कि रिस्क जो जुड़ा हुआ है वो कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी फर्म पे किसी का अधिकार है तो आपके लिए रिस्क ज्यादा है, अगर आपकी फर्म पे किसी का अधिकार नहीं है तो आपके लिए रिस्क कम है। मान लीजिए कि आपके 2 घर है, एक घर को आपने किसी के पास गिरवी रखा हुआ है और एक घर अपना है, आपने उसके साथ कुछ नहीं किया हुआ, वो आपका है, किसी के पास गिरवी नहीं रखा हुआ। तो रिस्क सबसे ज्यादा किस में है, जो घर आपने गिरवी रखा हुआ है। यानी कि जब आप इससे पैसे ले लोगे, इक्विटी वालों से पैसे ले लोगे, तो इनके पास क्या आ जाएगा, इनके पास कंट्रोल आ जाएगा और हक आ गया। हक के बाद यहाँ पर जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि रिस्क जो होता है वो यहाँ पर ज्यादा होता है और यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ये तो अपने इंटरेस्ट लेके साइड हो जाएंगे, इनको क्या लेना देना, ये हमारे ऊपर कंट्रोल तो कर नहीं रहे। लेकिन इक्विटी वाले जो है वो हमसे क्या लेते हैं, वो हमसे कॉस्ट भी ज्यादा लेते हैं और ये हमसे रिस्क भी ज्यादा लेते हैं। यहाँ तक समझ आया नहीं आया, आई होप आपको आ गया हो। चलो नेक्स्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड रिस्क की बात है, ठीक है। अच्छा, पेपर में आपको ये चीज पूछ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आप हमेशा याद रखना, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा होता है मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट। जब हम वो कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जिसके अंदर मिक्सचर हो इक्विटी एंड कॉस्ट का, तो इक्विटी एंड डेब्ट का, तो वो हमारे लिए कैपिटल, जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो हमारे लिए बन जाता है। ये आपका 1 नंबर में आने के फुल चांसेस है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि जब हम कोई कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उस समय हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए।
फैक्टर अफेक्टिंग देख लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के। सबसे पहला आपका फेवरेट कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन के अंदर क्या होता है, अगर आपका जो कैश फ्लो है वो आपका अगर अच्छा है, यानी कि आपके पास जो कैश फ्लो पोजीशन है आपकी अगर वो अच्छी है, ठीक है, तो देखो क्या लिखा है इसमें, द साइज ऑफ द प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज मस्ट बी कंसीडर्ड बिफोर डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर of the firm. If there is a sufficient cash then debt can be used. यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखा है इन्होंने ये लिखा है कि अगर आपके पास कैश है, मतलब अच्छा खासा आपके पास कैश है, आपको थोड़े से अमाउंट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, यानी कि अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट कम है, फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको मिनिमम है, ठीक है, तो आप वहां पर डेप्ट यूज करो, है ना, क्योंकि क्या होगा कि जब डेप्ट होंगे तो डेप्ट को आपको सिर्फ एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, लेकिन अगर आपके फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है अगर वो ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको फिर इक्विटी वालों से ही पैसे उधार लेने पड़ेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट पहली बात तो डेप्ट वाले देते नहीं है, और अगर डेप्ट वालों ने आपको पैसे दे दिए और आपने उनके पैसे डुबा दिए तो वो आपको फिर काफी लंबे अरसे तक कोर्ट में फंसा सकते हैं, आपके ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपने इक्विटी वालों को पैसे नहीं भी दिए, उनके पैसे डूब गए, तो फिर वो क्या होता है, वो उनकी ऑनर्स की लायबिलिटी हो जाती है, वो खुद उसको बियर कर लेते हैं, वो कभी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन रिस्क भी सबसे ज्यादा किस में होता है, इक्विटी वालों में होता है, क्योंकि कंट्रोल जो होता है वो बहुत सारे हाथों में चला जाता है, इसलिए जो रिस्क होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, इक्विटी वालों में। तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा चूज करना है, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप डेप्ट लो, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बेकार है तो आपको क्या लेनी चाहिए, आपको इक्विटी से पैसा उधार लेना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा सा रिस्की होता है, बट आपको फिर भी अगर पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपको इसी से पैसे उधार लेने होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, higher the interest coverage ratio which considered ratio will be calculated as follows। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है EBIT। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ, EBIT अपॉन इंटरेस्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपने उसमें पढ़ा होगा, उसमें अकाउंट्स में आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। मीन्स इस इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि आपका जो इंटरेस्ट है, इसमें हमेशा याद रखना, हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज बेटर, यानी कि आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितनी ज्यादा होगी आपके लिए उतना ज्यादा क्या होगा, उतनी ज्यादा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाएगी। तो आपको क्या देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि अगर आपकी ICR अच्छी है, अगर आपकी ICR हाई है तो आप किससे लेना, आप लेना डेप्ट वालों से। अगर आपकी ICR कम है तो आप किससे लोगे, इक्विटी वालों से, ठीक है। केस स्टडी में आ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना है आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो आपको 12th क्लास में आपने किया हुआ है, वो आपको इसमें करना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। एक बात याद रखना, हायर द डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो इज बेटर, ठीक है, हायर द बेटर, जितनी ज्यादा होगी आपके लिए उतनी ज्यादा अच्छी है। अगर ये हाई है तो आप इसमें डेप्ट यूज करना, अगर ये कम है तो आप इसमें इक्विटी यूज करना, सेम इसकी जैसा ट्रीटमेंट है, सेम ट्रीटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ पे आते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रोई। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला प्लीज जरूर रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। इसमें हम देखते हैं अगर द कंपनी इज हायर द कंपनी शुड चूज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसके मतलब क्या है कि अगर रिटर्न ऑन
इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आपकी जो ROI है अगर वो ज्यादा है तो आपको इक्विटी से पैसा लेना है, अगर आपकी ROI कम है तो आपको डेब्ट से पैसा लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें प्लीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पक्का पक्का इसमें से क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यूज में से भी बनेगा और उसमें से भी बनेगा, 6 नंबर में से भी बनेगा, 3 नंबर में से भी बन सकता है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। देखो ये तो आपको पता ही है, अगर कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है अगर वो ज्यादा है तो आप क्या यूज करोगे, इक्विटी। अगर कॉस्ट ऑफ, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट अगर ज्यादा है तो आप क्या यूज करोगे, इक्विटी, क्योंकि अगर कॉस्ट आपको इसकी ज्यादा पड़ रही है, एक मिनट में देख लीजिए आपको विजिबल है या नहीं। ओके, आपको विजिबल है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट अगर ज्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे, इक्विटी, क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ रहा होगा। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ डेब्ट कम है, कॉस्ट आपको कम पड़ रहा है, तो आपको सस्ते में मिल रहा है पैसा उधार में, तो आप क्या यूज करोगे, तब आप डेब्ट यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं 6 पे। 6 वेरी इजी इज, बहुत ज्यादा आसान, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम इसके जैसा केस है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पहले हम कॉस्ट ऑफ डेट की बात करें, तब कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करेंगे। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है तो आप क्या यूज करोगे, तब आप यूज करोगे डेब्ट। और अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है तो आप इक्विटी यूज करोगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो आपको डेब्ट से सस्ती पड़ेगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लोटेशन कॉस्ट, बहुत आसान पॉइंट है आपका फ्लोटेशन कॉस्ट। मैंने आपको कल भी समझाया था फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट में हमने क्या देखा था, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है जब भी हम कोई सिक्योरिटी इशू करते हैं तो उससे आने वाला खर्चा, जैसे अंडरराइटर कमीशन, पब्लिकेशन के जो चार्जेस होते हैं, प्रोस्पेक्टस छुपाने के, तो ये सारे पैसे होते हैं फ्लोटेशन। अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा जो आती है, वो इक्विटी में आती है। अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो आप डेब्ट यूज कर लो, अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम आ रही है तो आप इक्विटी यूज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 8 पॉइंट पे आ जाते हैं। 8 पॉइंट है आपका रिस्क कंसिडरेशन। एक सेकेंड, मैंने कोई पॉइंट स्किप तो नहीं कर दिया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है। उसके बाद आता है रेट, टैक्स रेट। टैक्स रेट नेक्स्ट है आपका टैक्स रेट। अगर आपका टैक्स रेट हाई है, ध्यान से सुनना, इसको मैं यहाँ पर समझा देती हूँ, बाद में आप चेक कर लीजिए। 8 पढ़ रहे हैं हम टैक्स रेट, या आप वीडियो पॉज करके दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। सबसे पहले करते हैं 8 टैक्स रेट। अगर आपका टैक्स रेट जो है, अगर आपका टैक्स रेट हाई है, अगर आपका टैक्स रेट हाई है तो हमेशा याद रखना जो डेब्ट होते हैं वो टैक्स डिडक्टेड होते हैं। क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड होते हैं, यानी कि वो क्या होता है, उन्हें पोस्ट टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट टैक्स, यानी कि उनके ऊपर हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो आप क्या करना, तो आप डेब्ट यूज करना, ठीक है। अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो आप क्या यूज करोगे, डेब्ट यूज करोगे। अगर टैक्स रेट कम है तो आप क्या यूज कर सकते हो, तब आप इक्विटी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका जो स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब, इफ अ फर्म यूजेस इट्स डेब्ट पोटेंशियल, इट लॉसेस द फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज मोर डेब्ट। यानी कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इसे जब लग रहा है ये इक्विटी का इस्तेमाल करे तो ये इक्विटी को चेंज करके डेब्ट को यूज कर सके, और जब इसे लगे कि नहीं मुझे तो डेब्ट इक्विटी यूज कर दी है तो ये डेब्ट को रिडीम करके क्या कर सके, इक्विटी को यूज कर सके। दैट इज कॉल्ड एज टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी द कंपनी मस्ट मेंटेन सम बोरोइंग पावर टू टेक केयर ऑफ द अनसीन सर्कमस्टेंसेस। यानी कि इनको क्या रखनी चाहिए, इनको अपनी बोरोइंग पावर भी रखनी होगी अपने साथ, बोरोइंग पावर। अगर इनके पास बोरोइंग पावर नहीं है, यानी कि किसी से उधार लेने के हकदार नहीं है, जैसे गरीब इंसान होता है जिसके पास ना घर है ना गाड़ी है, तो वो कभी भी उधार, उसके पास कोई बोरोइंग पावर नहीं होती। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास असेट्स होती है, उनके हाथ में क्या होती है, बोरोइंग पावर होती है। अगर उनके हाथ में बोरोइंग पावर है तभी उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। अगर उनके पास बोरोइंग पावर नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी उनके हाथों में नहीं होगी, वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट होता है कंट्रोल। नेक्स्ट है कंट्रोल।
कंट्रोल तो मैंने अभी अभी आपको समझाया है। अगर आपको लगता है कि कंट्रोल ज्यादा चाहिए, यानी कि डिसीजन लेने वाले बहुत ज्यादा चाहिए आपको, आप अकेले डिसीजन नहीं ले पाते हो, कंट्रोल डिसीजन नहीं ले पाते हो, ज्यादा लोग चाहिए, तो आप उसमें क्या करोगे, इक्विटी को ले लोगे, क्योंकि आपको पता है जो इक्विटी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन के अंदर इंटरफेयर करते हैं। अगर आपको कम कंट्रोल चाहिए, अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल लिमिटेड हाथों में रहो, तो आप क्या करोगे, तो आप डेप्ट वालों से लोगे। किससे लोगे, डेप्ट वालों से। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया है ये वाला टॉपिक, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट हो जाते हैं, नेक्स्ट 2 हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट रह गए हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे रह गए, सबसे पहले रह गया फिक्स कैपिटल, और नेक्स्ट हमारा रह गया है वर्किंग कैपिटल। तो हम थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल पे आ जाते हैं। फिक्स कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग ले लेते हैं, इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। अगर हम किसी बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल। इसके अगर मैं उल्टे में जाऊं तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, किसी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या फिर इन्वेस्टिंग इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए जो हम खर्चा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिविटीज। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटीज। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं परचेजिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, रॉ मटेरियल परचेज, ठीक है, सैलरी पेड, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सारे ऑपरेटिंग खर्चे जितने भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग। एक बार डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारी चीजें समझाते जा रही हूँ, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हम लिखेंगे कैसे। लिखने का सारा तरीका जो है वो इन नोट्स के अंदर है, आप इसको पढ़ के आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। मैंने आपको कुछ भी नहीं छुड़वाया है, जो जो इस नोट्स में है वो मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझाया है। तो एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। फिक्स कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन अ लॉन्ग टर्म असेट। Investment in fixed assets is for long term duration and they must be financed through the long term sources। अच्छा, ये कुछ चीज याद रखना, क्या होता है कि जब भी हमें फिक्स कैपिटल चाहिए होती है तो हमें इसको अरेंज कहाँ से करना होता है, तो हमें इसको अरेंज जो होता है वो भी हमें कहाँ से करना होता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए और आप वहां से अपने दोस्तों से लेके और अपने एक प्लांट एंड मशीन खरीद ली। आपने बोला कि मुझे 1 महीने के लिए पैसे चाहिए और आपने उससे जाके प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, तो ऐसे आप उसको पैसा जल्दी से नहीं दे पाओगे। तो जब आपको फिक्स कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो आपको कौन से सोर्सेज चाहिए होते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज। और जब आप यहाँ से पैसा करते हो तो आप पैसों का अरेंजमेंट कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, या तो आप लॉन्ग टर्म ले लो या फिर आप शॉर्ट टर्म ले लो, आप कहीं से भी यहाँ पर पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, इसके अंदर भी सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस का सिंपल सा मतलब है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अब मुझे एक बात बताओ, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है। आपको पता है 2 तरीके की बिजनेस कंपनीज होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, एक होती है ट्रेडिंग। अगर आपकी कंपनी ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग का मतलब उसने यहाँ से सामान उठाया और बेच दिया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होती है, पहले वो रॉ मटेरियल खरीदती है, उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करके फिर बेचती है। तो अगर आपकी ट्रेडिंग कंपनी है तो आपने तो सामान उठाना है और बेचना, उठाना सामान बेचना फिर उठाना, तो इससे आपके पैसों की रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो जब आपके पैसों की रिकवरी जल्दी हो जाएगी तो और आप मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करें, यानी कि आपको बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी की भी जरूरत नहीं है, तो अगर आप ट्रेडिंग हो तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी।
लेकिन अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, तो वहां पर आपको क्या होगा, वहां पर आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर ज्यादा प्लांट एंड मशीनरीज होती है। नेक्स्ट में आ जाओ, यहीं पर उल्टा आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस। आप मुझे बताओ जरा, ट्रेडिंग, आप बताओ मुझे ट्रेडिंग में क्या हो जाएगा। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, इसमें भी वही वाली बात है, जो ट्रेडिंग कंपनी होती है इनका पैसा, क्योंकि इनको बार बार रिकवर होता रहता है, क्योंकि सामान खरीदा बेचा, इनके जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी कि पैसा जो होता है बहुत जल्दी रिकवर होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनको पैसे रिकवर करने में भी टाइम लगता है। तो अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये पॉइंट है तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, ऐसी गलतफहमी मत रखना, ठीक है। ट्रेडिंग है तो कम होगा, और मैन्युफैक्चरिंग अगर यूनिट है तो क्या जरूरत होगी, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि हमें लेबर को बार बार पेमेंट करनी पड़ेगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल बार बार पे करना पड़ेगा, है ना, डेप्रिसिएशन हमारे उसमें बार बार लगेगा, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन। सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी है, स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर बड़ी कंपनी है, अगर बिग कंपनी है, और अगर स्मॉल कंपनी है, बिग और स्मॉल। अगर बिग कंपनी है, ऑफ कोर्स अगर बड़ी कंपनी है तो फिक्स कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, अगर स्मॉल कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो फिक्स कैपिटल भी कम चाहिए। सेम इसमें आ जाता है, अगर बिग कंपनी है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर स्मॉल कंपनी है तो भी वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका चॉइस ऑफ टेक्निक्स। और एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग कैपिटल इंसेंटिव्स टेक्निक रिक्वायर मोर इन्वेस्टमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके पास दो तरीके के आपने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो टेक्निक्स होती हैं, कैपिटल टेक्निक्स जो होती है वो दो तरीके की होती है। कैपिटल, एक होती है हमारे कैपिटल, एक होती है लेबर टेक्निक, और एक होती है कैपिटल इंसेंटिव। दो तरीके की होती है। अगर आपने जो टेक्निक यूज की हुई है, अगर आपकी जो है वो लेबर टेक्निक आपने इस्तेमाल की हुई है, तो लेबर के लिए आपको फिक्स कैपिटल क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी, प्लांट एंड मशीनरी की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने कैपिटल टेक्निक यूज की हुई है, तो आपको क्या चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि प्लांट एंड मशीनरीज वगैरह की जो यूज वो है जरूरत आपको ज्यादा पड़ेगी, और आपको फिक्स कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके अंदर है आपका बिजनेस साइकिल। थर्ड है बिजनेस साइकिल। अच्छा पहले अब ये वाला कर लेते हैं, दोनों सेम इसलिए कर लिया। इसमें आ जाता है, इसके बाद है आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। भाई अगर आपकी टेक्नोलॉजी को बार बार अपडेट करना पड़ता है, आपकी टेक्नोलॉजी को अगर बार बार अपडेट करना पड़ता है, जैसे आपकी अगर सॉफ्टवेयर की कंपनी है, अगर आपकी सॉफ्टवेयर वगैरह की कंपनी, ऐसी कंपनी इसको बार बार अपग्रेड करना पड़ता है, मोबाइल की कंपनी है, आपकी मोबाइल की कंपनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, मशीनरी ज्यादा चाहिए होगी। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी है, जैसे आपकी नोटबुक बनाने की कंपनी है, या फिर आपको कपड़े बनाने की कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, तो यहाँ पर आपको इतने ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत कम होगी, ठीक है। यानी कि अगर आपके टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बार बार होते हैं तो आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, फिक्स कैपिटल। अगर आपके टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कम होते हैं, कम टाइम में करने पड़ते हैं, बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, जैसे नोटबुक, टेक्सटाइल वगैरह में, तो ये सारे क्या हो जाते हैं आपके कम, वहां पर आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। फिफ्थ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। बहुत आसान सा पॉइंट है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। सिंपल सा मीनिंग है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी, अगर आपको लगता है कि हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी, तो आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा होगी। अगर आपको लगता है कि अभी हमारी कंपनी कोई ग्रोथ नहीं कर रही, तो आपको वहां पर फिक्स कैपिटल की जरूरत क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट, बहुत आसान पॉइंट था, डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप 10 तरीके के प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप दो तरीके के प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपको कम, अगर आपकी कंपनी के अंदर ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो, तो
वहां पर आपको क्या, अगर ज्यादा प्रोडक्ट, अगर आप ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करते हो, ज्यादा नए नए प्रोडक्ट बनाते हो, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो वहां पर आपको अलग अलग मशीनरी चाहिए होगी, तो इसलिए फिक्स कैपिटल ज्यादा। लेकिन अगर डाइवर्सिफिकेशन कम है, यानी कि आप हमेशा एक ही तरीके के काम करते हो, तो वहां पर आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत जो है वो इसके डाइवर्सिफिकेशन के केस के कंपैरिजन में कम जरूरत होगी, अगर आपके फॉर्म के अंदर डाइवर्सिफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, नेक्स्ट इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आप एक बार इसको देख लो और आप इसको एक बार लिख लो, ठीक है। 7 पे आ जाते हैं, 2 ही पॉइंट रह गए हैं, बहुत आसान सा है। 7 सबसे पहला है 7 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सबसे पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ठीक है। क्या है सबसे पहला, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिंपल सा मीनिंग है कि आपने क्या करना है, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनकी चेन जो है वो लंबी है, या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है कि आपके बेचने वाले, आपके जो थोक विक्रेता होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, वो कितने ज्यादा या फिर कितने कम है। तो इसमें इन्होंने बोला है द फर्म व्हिच सेल्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू होलसेलर एंड रिटेलर रिक्वायर्स लेस फिक्स कैपिटल। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके जो सामान है वो किसके थ्रू बिकता है, होलसेलर रिटेलर के थ्रू बिकता है, तो आप लोगों को उसको स्टोर नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको उसको स्टोर नहीं करना पड़ेगा तो क्या करोगे आप, आपको कोई बिल्डिंग नहीं खरीदनी पड़ेगी, आपको कोई प्रोमाइसेस नहीं खरीदनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, यस, तो आपको वहां पर फिक्स कैपिटल की जरूरत क्या पड़ेगी, कम। लेकिन अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है या फिर कम है, तो आपको वहां पर फिक्स कैपिटल की जरूरत क्या पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 8 पॉइंट पे, लास्ट, कोलैबोरेशन। अगर आपने किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, क्या किया हुआ है, अगर आपने किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, यानी कि मान लीजिए आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी थी, और आपने क्या किया, आपने 2 कंपनी ने मिला के एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो वहां पर क्या होगा, जब भी कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी होगी, या फिर मान लीजिए 2 कंपनी है, दोनों कंपनी एक जैसा बिजनेस करती है, तो वो क्या करेंगे, एक ही प्लांट एंड मशीनरी को इस्तेमाल कर लेंगे। तो इससे अगर आपने कोलैबोरेशन किया हुआ है तो आपको क्या पड़ेगी, फिक्स कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी। अगर आपने कोलैबोरेशन नहीं किया हुआ तो आपको फिर अलग अलग प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं भी पढ़ाती हूँ और मेरी सिस्टर भी पढ़ाती है। अगर मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे भी ये बोर्ड चाहिए, और मेरी सिस्टर पढ़ाती है उसे भी बोर्ड चाहिए। अगर हम दोनों मिलकर पढ़ाएं, यानी कि कभी वो इस बोर्ड पे पढ़ा ले, कभी मैं इस बोर्ड पे पढ़ा दूं, यानी कि दोनों इसी बोर्ड को इस्तेमाल कर ले, तो हमें सिर्फ एक बोर्ड खरीदने की जरूरत होगी। लेकिन अगर हम अलग अलग अपना काम करेंगे तो हमें ये इस एक सेम काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बोर्ड खरीदने पड़ेंगे, यानी कि हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा लगानी होगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया फिक्स कैपिटल का। अब एक बार वर्किंग कैपिटल पे आ जाते हैं। वर्किंग कैपिटल में नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, अगर ट्रेडिंग है तो कम चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा, स्केल अगर बड़ा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर छोटा है तो कम। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है सामान को पहले खरीदना, फिर उसे बनाना, फिर उसे बेचना, फिर डेटर से पैसे रिकवर करना। ये जो पूरा साइकिल होता है इसको हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। तो अगर आपका बिजनेस साइकिल बिग है तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अगर आपका बिजनेस साइकिल स्मॉल है तो आपका क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको कम पड़ेगी, क्योंकि आपका पैसा जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा है, इसलिए। 4th पे आ जाते हैं। 4th है आपका बिजनेस साइकिल हो गया सीजनल फैक्टर। अगर आपके सीजन का टाइम चल रहा है, यानी कि आपके काम का टाइम चल रहा है, ठीक है, अगर आपके सीजन का टाइम चल रहा है तो आपको इसमें क्या पड़ेगी, ज्यादा उसकी जरूरत पड़ेगी। ड्यूरिंग द पीक सीजन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट विल बी हाई, thus हाई वर्किंग रिक्वायरमेंट विल बी रिक्वायर्ड। अगर आपका सीजन चल रहा है, यस, अगर आपका सीजन चल रहा है, मान लीजिए आप विंटर के कपड़े बनाते हो और आपका सीजन आ गया, विंटर आ गया, तो आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होगी, ज्यादा। अगर आपका सीजन नहीं चल रहा है, यानी कि समर चल रहा है, तो वहां पर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, क्योंकि काम ही नहीं चल रहा तो आपको वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड का मतलब है कि आप अपने कस्टमर्स को, या फिर आपके कस्टमर जो है, आप अपने कस्टमर्स को कितना क्रेडिट दे रहे हो, यानी कि आप उन्हें कितने टाइम का उधार देते हो। यानी कि हर कंपनी की पॉलिसी होती है ना कि हम अपने कस्टमर्स को उधार देंगे या नहीं देंगे। अगर देंगे तो 1 महीने के लिए उधार देंगे, अगर 1 महीने से ज्यादा डिले करा तो हम उनसे इंटरेस्ट वसूलेंगे। तो अगर आपका जो क्रेडिट अलाउड है,
अगर आप अपने कस्टमर को ज्यादा क्रेडिट अलाउ करते हो तो भैया आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि पैसा ही नहीं आ रहा वहां से, देर देर में पैसा आ रहा है, तो आपको बिजनेस चलाने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। और अगर आपने क्रेडिट अलाउड ज्यादा नहीं कर रखा तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको कम पड़ेगी। ठीक है, यह था आपका 5th पॉइंट। 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। 6 पॉइंट 6 पॉइंट है आपका क्रेडिट अवेल्ड। देखो दोनों पॉइंट कितने मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि इसका मतलब है क्रेडिट अलाउड, यानी कि हमने अपने कस्टमर्स को कितना अलाउड किया है, 2 कस्टमर्स, हमने अपने कस्टमर्स को कितना अलाउ किया है। लेकिन क्रेडिट अवेल्ड का मतलब होता है बाय क्रेडिटर्स, यानी कि हमें अपने क्रेडिटर से कितना ज्यादा टाइम मिला हुआ है। अगर हमें अपने क्रेडिटर से, उन्होंने, हमारा एक क्रेडिटर है, मेरे 2 क्रेडिटर है, एक क्रेडिटर ने बोला कि चलो ठीक है आप मुझसे सामान परचेज कर लो और आप मुझे थोड़े टाइम बाद पैसे दे देना, मतलब 2 महीने बाद पैसे दे देना। मैंने बोला ठीक है। मेरा एक क्रेडिटर और है, उसने मुझे बोला कि भाई मुझे तो अर्जेंट नहीं है, मुझे तो अभी पैसे चाहिए, तो वहां पर मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मुझे जल्दी मांग रहा है पैसे। तो अगर आपका क्रेडिट अवेल्ड अगर अच्छा है, यस, तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके अब क्रेडिटर्स जो है वो आप पर विश्वास नहीं करते, आपको उन्होंने क्रेडिट अवेल नहीं कराया, तो फिर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फ्लेशन। Working capital requirement is also determined the price level changes. For example, during inflation, price of raw material, wages also क्या हो जाता है, राइज हो जाते हैं। अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, अगर इन्फ्लेशन है यस तो इंक्रीज हो जाएगा, अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम, क्योंकि क्या होता है इन्फ्लेशन में हर चीज के जो प्राइसेस होते हैं वो हाई हो जाते हैं। मान लीजिए पहले आप किसी लेबर, पहले 500 रुपए में आप एक लेबर से काम करा रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन आया तो अब वो वर्कर आपसे 700 रुपए मांग रहे हैं, यानी कि आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा उसे पे करने पड़ेंगे। जब आप उसे एक्स्ट्रा 200 रुपए पे करोगे तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये हमारा आज खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें, आज आपका चैप्टर खत्म हो गया है। इसका एक टॉपिक और रह गया है, वो है आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वो मैं आपको अगले क्लास में समझाऊंगी, जिससे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपका जरूर आता है 5 नंबर में, ठीक है, जरूर पेपर में जरूर आता है 5 नंबर में, तो वो उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास के लिए आपको हमसे जुड़े रहना है। और अगली क्लास जो है आपको वो ये क्लास, इससे पहले वाली क्लास और आज वाली क्लास, हमने आपको 3 क्लासेस दे दी है। ठीक है, ये क्लासेस आपकी अनलॉक्ड है, यानी कि इसको देखने के लिए आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना। लेकिन अगर आपको अब अगली वीडियो देखनी है, जो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आने वाला है पेपर में, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी 5 नंबर में जरूर आता है वो पेपर में, आपको उसको अच्छे से समझाऊंगी डीप, इसलिए मैंने आज आपको नहीं कराया। तो वो हम अगली क्लास करेंगे, और अगली क्लास का मतलब है कि आपका 5 मार्क्स। तो आपको आगे मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको हमारा जो कोर्स है वो परचेज करना होगा। हमारे कोर्स का जो अमाउंट है जस्ट 999 रुपए है, जिसको आपको आगे क्लासेस देखने के लिए आप कभी भी पे कर सकते हो। तो वो आपको 30 डेज में आप उसे कभी भी देख सकते हो। मान लीजिए अगर आप 2-3 दिन बाद भी कोर्स परचेज करते हो तो आपको सारी की सारी प्रीवियस क्लास जो है वो आपको सारी मिल जाएंगी, आप उसे बाद में देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपकी कोई क्लास छूट जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप हमें कैसे भी पेमेंट कर सकते हो। आप हमें कैश में पेमेंट कर सकते हो अगर हमारे आसपास रहते हो, या फिर आप हमें यूपीआई या फिर पेटीएम कर सकते हो हमारे नंबर पे। हमारा पेटीएम और यूपीआई नंबर है 8588088963। आई रिपीट 8588088963। इस पे आप हमसे इंक्वायरी भी कर सकते हो, और आप इसी नंबर पे हमसे क्या कर सकते हो, इस पर हमें पेमेंट भी कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखता है, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।